हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी में तापक्रम का वितरण व सागरीय लवणता, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन बनता है तापक्रम का वितरण व सागर तल की लवणता के वितरण का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तापक्रम का वितरण हम देखेंगे। महासागरीय जल के तापक्रम के वितरण को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं। पहला, अक्षांश। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण अर्थात ध्रुवों की ओर जाने पर सतही जल का तापक्रम घटता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी होती हैं। परिणाम स्वरूप सूर्यताप की मात्रा भी ध्रुवों की ओर घटती जाती है। दूसरा है जल व स्थल के वितरण में असमानता। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण तापक्रम के वितरण में असमानता पाई जाती है। गर्म स्थल के संपर्क के कारण महासागर अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्धों की अपेक्षा अधिक रहता है। तीसरा पॉइंट है प्रचलित पवनें। हवाओं की दिशा का सागरीय तापक्रम पर पर्याप्त प्रभाव होता है। जब स्थल से सागर की ओर हवाएं चलती हैं तो अपने साथ तट से सागर के गर्म जल को सागर की ओर बहाकर ले जाती हैं। उसकी स्थानापूर्ति के लिए नीचे से ठंडा जल ऊपर आता है, जिस कारण वहाँ का तापक्रम कम हो जाता है। इसके विपरीत जहाँ पर हवाएं तट की ओर चलती हैं, वहाँ तट के पास गर्म जल राशि एकत्रित हो जाती है, जिस कारण तापक्रम बढ़ जाता है। चौथा है सागरीय धाराएं। महासागरों की गर्म तथा ठंडी जल धाराएं प्रभावित क्षेत्रों के तापक्रम को नियंत्रित करती हैं। गर्म धाराएं जहां पहुंचती हैं वहां का तापक्रम बढ़ा देती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के पास तथा उत्तर पश्चिमी यूरोप के पास सागरीय तापक्रम को बढ़ा देती है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर लेब्राडोर की ठंडी जलधारा के कारण तापक्रम हिमांक बिंदु के पास पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से सागरीय धाराएं। अन्य कारकों के अंतर्गत अंतःसागरीय कटक के कारण उसके दोनों ओर तापक्रम में पर्याप्त भिन्नता होती है। बी, स्थानीय मौसम संबंधी दशाएं, जैसे तूफान, चक्रवात, हरिकेन आदि सागरीय तापक्रम को प्रभावित करते हैं। सागर की स्थिति तथा आकार का सागरीय तापक्रम के वितरण में अधिक महत्व होता है। निम्न अक्षांशों में स्थित सागरों का तापक्रम उच्च अक्षांशों में स्थित सागरों की अपेक्षा अधिक होता है। भूमध्य रेखीय भागों में अत्यधिक वर्षा के कारण सागरीय जल का तापक्रम उच्चतम नहीं होता है। उच्चतम तापक्रम अयन रेखाओं के समीपी भागों में अंकित किया जाता है, क्योंकि आकाश खुला रहता है तथा वर्षा नगण्य होती है। खुले सागरों का तापक्रम बंद सागरों की अपेक्षा अधिक होता है। अब इसके बाद में हम लवणता या सागरों की लवणता के ऊपर आएंगे। सामान्य रूप में सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा प्रति 1000 के रूप में
दर्शाया जाता है। तो ये यानी कि सागरीय लवणता प्रति 10,000 ग्राम यानी प्रति 1,000 ग्राम यानी कि 1 लीटर जल के अंदर कितना लवणता पाई जाती है। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी ही है। प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तथा प्रथम ठोस पपड़ी का निर्माण हुआ, उस समय पपड़ी में लवण की मात्रा अधिक थी। पपड़ी के विघटन तथा वियोजन के कारण अपरदन के कारकों द्वारा लवण सागरों में पहुंचाए जाने लगे, जिस कारण सागर की लवण मात्रा में वृद्धि होने लगी। नदियां सागर तक लवण पहुंचाने वाले कारकों में सर्वप्रथम थी। इसके अलावा पवन द्वारा भी नमक का स्थल से सागर में स्थानांतरण होता है। इसके बाद में सागरीय लवणता के नियंत्रक कारक कौन कौन से कारक हैं जो सागरीय लवणता को नियंत्रण करते हैं या निर्धारित करते हैं। एक महासागर से दूसरे महासागर में लवण की मात्रा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, एक ही महासागर के विभिन्न भागों में लवण की मात्रा में अंतर पाया जाता है। महासागरों, सागरों तथा झीलों में लवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रक कारक कहते हैं। इन कारकों में वाष्पीकरण, वर्षा, नदी के जल का आगमन, पवन, सागरीय धाराएं तथा लहरें आदि प्रमुख है। सबसे पहले वाष्पीकरण। वाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में सीधा संबंध होता है। वाष्पीकरण और लवण की मात्रा में जहाँ ज़्यादा वाष्पीकरण होगा वहाँ लवणता अधिक मिलेगी। अर्थात जितना ही वाष्पीकरण तीव्र तथा अधिक होता है, लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है। वाष्पीकरण के साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता का होना अनिवार्य होता है। जहाँ पर तापक्रम ऊंचा रहता है और वाष्पीकरण अस्थिर होता है, वहाँ पर लवणता अधिक होती है। जैसे कि कर्क तथा मकर रेखाओं के पास भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण के होते हुए भी अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी अधिक नहीं हो पाती जितनी कि अयनवर्तीय भागों में। दूसरा है वर्षा द्वारा जल की प्राप्ति। स्वच्छ जल की अधिक मात्रा के कारण लवणता कम होती है। जिन भागों में अत्यधिक जल वर्षा होती है वहाँ पर लवणता कम हो जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उच्च तापक्रम के होते हुए भी घनघोर वृष्टि के कारण लवणता कम पाई जाती है, जबकि अयनवर्ती भागों में न्यून वर्षा के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। इसके बाद में तीसरा है नदी के जल का आगमन। यद्यपि नदियां सागर में अपने साथ लवण लाती हैं, तथापि उनके साथ स्वच्छ जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनके मुहाने के पास लवणता में कमी आ जाती है। चौथा है वायुदाब तथा वायु दिशा। इसमें प्रति चक्रवातीय दशाएं स्थिर रहती हैं तथा पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती है। अयनवर्ती भागों में उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं, परिणाम स्वरूप उच्च लवणता पाई जाती है। हवाएं लवणता के पुनर्वितरण में भी सहायता करती हैं। ये हवाएं अपने साथ
खारे पानी को दूसरे स्थान पर पहुंचा देती हैं, जिस कारण वहां की लवणता बढ़ जाती है। परंतु जहां से जल हटाया जाता है वहां पर उसके स्थान की पूर्ति के लिए नीचे से जल ऊपर आता है, परिणाम स्वरूप लवणता कम हो जाती है। इसके बाद है सागरीय गतियाँ। सागरीय गतियाँ जो हैं, इसके अंतर्गत सागरीय धाराओं का प्रमुख कार्य सागरीय जल में मिश्रण करना है। अतः इनके द्वारा लवणता के